आइए बेटा, आज हम लोग 40th टेस्ट 40वें टेस्ट का डिस्कशन करने चल रहे हैं। अब तक हम लोग 39th टेस्ट करा चुके हैं और ये 40वां टेस्ट का डिस्कशन अब होने जा रहा है। यानी कि आपको 1800 क्वेश्चंस अब तक मिल चुके हैं बेटा, 1800 सवाल, और ये 1800 क्वेश्चंस आपके यूट्यूब चैनल पर हैं। सारे टेस्ट पेपर को आप सामने रखिए और क्वेश्चंस जो उसमें फंसे उठा करके आप तुरंत उसको चैनल पे आइए और अच्छे से उसको एनालाइज करिए, देखिए। जो जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हों, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, एनालिसिस के साथ उसको एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए। आइए हम लोग 40वें टेस्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन करें, सेलेक्ट करेक्ट ग्राफ फॉर गिवन प्रॉपर्टी फॉर चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली कौन सी फैमिली कहलाती है बेटा? जरा इसको आप जान लें भैया। चैल्कोजेन फैमिली कौन सी फैमिली होती है? 16th ग्रुप को, 16वें ग्रुप को हम लोग चैल्कोजेन फैमिली कहते हैं। ये ओर फार्मिंग होते हैं, ज्यादातर सब ओर्स बनाते हैं। चैल्कोजेन फैमिली का एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ किसके किसके बीच ड्रा किया गया है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एटॉमिक नंबर के बीच। क्लियर? एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और ये 5 एलिमेंट लिए गए हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्लियर? इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर आप निकालें या इनका ऑर्डर देखें तो यहां पर एक्सेप्शन कॉज होता है। क्लियर बात? ये जो ऑक्सीजन होता है ना बेटा, ये सबसे नीचे आता है, ये सबसे नीचे आता है। ठीक है? तो अगर सबसे नीचे आ रहा है तो क्यों सबसे नीचे जा रहा है? क्योंकि इसकी साइज होती है छोटी और इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम से भी नीचे आ जाता है। तो अब अगर आप ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? सल्फर का, फिर किसका आएगा? सिलीनियम का, फिर किसका आएगा? टेल्यूरियम का, और सबसे नीचे कौन आएगा? सबसे नीचे आ जाएगा भैया ये ऑक्सीजन। सबसे नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये ऑर्डर बन करके आएगा। ये है डेल्टा एच ई जी का, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा सल्फर का हुआ, ये देखिए सबसे ज्यादा सल्फर का, फिर सिलीनियम का, फिर सिलीनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर टेल्यूरियम का, और सबसे नीचे ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के यहां आ रहा है, ये देखिए। स्पष्ट हुई बातें? ये सल्फर है, सिलीनियम, टेल्यूरियम, और सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। तो ग्राफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। तो इसको आप हटा दें चाहे तो यहां से, जो हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इसमें लाइन खींचे हैं, इसे हटा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे, इंक्रीज इन द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम H2O। लिक्विड से किसमें जा रहा है भैया? H2O गैस में जा रहे हैं। ये H2O लिक्विड है और ये H2O गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है? अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करें, यानी कि प्रेशर क्या करें, हम इसका बढ़ाएं, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, समझ जरा ध्यान से, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है? तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा भैया? घटेगा। तो अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो रिएक्शन किधर भाग रहा होगा? बैक साइड में आ रहा होगा। स्पष्ट? तो इसमें कह रहे हैं कि इंक्रीज द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए। इसमें अगर आप देखें तो H2O का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होने लगे, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है? अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ रहा होगा, यानी कि जो लिक्विड वाटर हमारा है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। इसमें देखिए कोई ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज करने वाला है? जी है, ये थर्ड है। इसमें फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट घटेगा नहीं
और वाटर से H2O गैस की तरफ जाएगा नहीं। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो लिक्विड ज्यादा मात्रा में बनेगा, H2O लिक्विड का फॉर्मेशन मोर एंड मोर होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। अब इनमें हमें चूज करना है, यस, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन आर 10 to the power -5 इफ pH ऑफ द एसिटिक एसिड इज 3। ध्यान दे जरा ध्यान से, K जो दिया गया है ये 10 की पावर -5 है। ये किसके लिए करेक्ट है? CH3COOH के लिए भी है और यही NH4OH के लिए भी है। ठीक है, कह रहे व्हाट विल बी द pH ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। जो हमारा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था इसका हमें pH दे दिए हैं 3, सामने आपके है। इसका हमें K दे दिए हैं 10 की पावर -5। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है। वो कह रहे हैं साहब जितना इसका कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ले लें तब बताइए इसका pH कितना होगा। इसका जो Kb होगा वो 10 की पावर -5 के बराबर होगा। तो पहले हम पता करें कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। ओके, इसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं कि H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka.C का अंडर रूट। अगर हम दोनों तरफ माइनस लॉग ले लें, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू C का पावर 1/2। क्लियर? अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा सॉल्व करेंगे तो फार्मूला निकल करके आएगा pH इक्वल टू हाफ PK माइनस log C। ये फार्मूला बन करके आता है। यहां पर pH हमें कितना दिया गया है? 3। ये हो जाएगा हाफ और PK कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि K अगर 10 की पावर -5 है तो PK कितना हो जाएगा? 5 माइनस log C के। जब आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस log C को हम इधर लेंगे और 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा log C बेस 10 इक्वल टू -1 के। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 की पावर -1 या कह सकते हैं 0.1 मोलर। और जितना कंसंट्रेशन इस एसिटिक एसिड का है उतना ही कंसंट्रेशन इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी होगा। तो यहां पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन है ये आ गया 10 की पावर -1 मोलर। स्पष्ट? इसका हमें pH निकालना है। इसके केस में भी फार्मूला वही होगा, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C के। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा POH हाफ PKb माइनस log C के। चूंकि बेस है इसलिए यहां पर POH और PKb की बात हम लोग करते हैं बेटा। तो POH जरा आप यहां से निकालिए, ये हो जाएगा हाफ, PKb हो जाएगा 5 माइनस log C होगा log 10 की पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ 5 प्लस 1 6/2। ये निकल के कितना आ गया? 3। तो POH इक्वल टू हो जाएगा 3, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 3 मीन्स निकल के कितना आ जाएगा? 11। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि pH और प्लस POH इक्वल टू होता है 14 के। स्पष्ट? तो आप देखिए कितना pH निकल करके आया इसका? 11। ढूंढिए इसमें आंसर कोई करेक्ट है? यस सर, इसमें 11 करेक्ट हो जाएगा। इट्स क्लियर? सामने आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इफ AB4 होल n, ठीक है, ये है AB4 का पावर n। यहां पर A इक्वल टू अगर हम जेनान ले लें, B इक्वल टू अगर हम ऑक्सीजन ले लें और N इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो फार्मूला हो जाएगा Xe4 का पावर 0। ऐसे ये A वाला ऑप्शन है,
बी वाले में जरा देख लें। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो sp3 आएगा, जो कि कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। स्पष्ट, टेट्राहेड्रल होगा। यहीं पर बी वाले में जरा देखें, अगर ए सिलीनियम हुआ, बल्कि हम इसी के सामने ही ले लेते हैं बेटा, ये है AB 4 का पावर n, तो यहां जो हो जाएगा ये हो जाएगा XeO4, यहां हो जाएगा SeF4, और यहां हो जाएगा PO4 का पावर 3, और यहां हो जाएगा NH4 का पावर +1। चार्ज मतलब उसका। अब जरा ध्यान दें, ये होगा sp3, ये होगा sp3, ये होगा sp3, लेकिन ये होगा sp3d। तो क्या ये टेट्राहेड्रल है? नहीं साहब, ये तो TH हो गए, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। कह रहे बताओ कौन टेट्राहेड्रल नहीं है? इसमें यही वाला सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा भैया, ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। स्पष्ट, क्लियर? आपकी आंख के सामने सवाल लगा हुआ है, ये हटा दीजिए यहां से, ये तो पहले हम यहीं पर बनाना चाह रहे थे, अब इसी के सामने ही सारा मामला क्लियर हो गया। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड कंटेन्स बोथ पीएच एंड पीपी बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लें, P4P2O6, H4P2O6, तो ये हुआ HOPOPOOH, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर जरा देख लें, H4P2O5 का, ये हुआ H, ये हुआ H, ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगर आप यहां देखें ध्यान से, अच्छा, और इसका भी स्ट्रक्चर ही देख लें, ठीक है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बेटा इसमें इट हैव PP bonds but not PH bonds, ठीक है। इस वाले केस में इट हैव PH bonds but not PP bonds। Neither have pH bonds nor PP bonds। ना तो इसमें pH बॉन्ड है और ना ही PP बॉन्ड है। और कह रहे साहब बताओ कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें pH और PP दोनों बॉन्ड हो साथ ही साथ, तो इन तीनों में कोई नहीं है। इट मींस इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नन। क्लियर? ध्यान से देख लें, स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH के साथ इसको हीट किया जा रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये कहां कहां से अल्फा H रिलीज कर सकता है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। अगर यहां से H निकालेगा ये तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और अगर यहां से H निकालेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। ये देखना, ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, ठीक है। और यही न्यूक्लियोफाइल मतलब कार्बेनाइन, यही कार्बेनाइन जाता है अपने ही कंपाउंड पर अटैक करने। जैसे दूसरा कंपाउंड ये हो गया, जब रिएक्शन ये करेगा और यही बॉन्ड इसका टूटेगा, निगेटिव यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहीं लगेगा और आपस में जुड़ करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे, जरा उनको आप देख लें। इनका जो प्रोडक्ट बन करके आएगा, इसके दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करेंगे
बल्कि इसको ऐसे आप समझिए, यहां से टूटा और ये यहां से टूटे नेगेटिव, यहां आया पॉजिटिव, ये H आकर के यहां लगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहां करके लगेंगे। कंपाउंड देखिए बन करके आया बेटा, ये लगा और इसी से ये बना। अब वो यहां से OH और यहीं से H निकल के कहां आ जाएंगे, बाहर। तो जो प्रोडक्ट बन करके आएगा एक मिनट, बल्कि इसको ऐसे घुमा लीजिए, ये प्रोडक्ट बन करके आएगा इसमें, ठीक है। या आप इनको डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, यहां से दोनों H आप निकाल देते ऐसे और इनके ये निकल करके बाहर आते, कंपाउंड जुड़ करके आता है सिंपल, इसका CO सारा निकल करके बाहर आ जाता है। इसको आप ऐसे जोड़ सकते थे, ये हुआ CH3, दोनों H इसके, ये चाहे इसको ऊपर लगा दीजिए और यहां से पानी आप निकाल दीजिए, प्रोडक्ट देखिए फिर बन करके आया, बना। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर इसका एल्डोल कंडेंसेशन बनाते तो प्रोडक्ट क्या बनता, ओके। और ये जो स्टेप रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहले ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, H रिलीज करके, यही न्यूक्लियोफाइल जाकर के इसी पर क्या करता है, अटैक। तो ये जो कार्बेनाइन बनकर के आ रहे हैं बेटा, यही इंटरमीडिएट बनकर के आता है इसमें, ठीक है। यानी कि अगर इस पोजीशन से H निकलेगा तो ये कार्बेनाइन बनेंगे, इस पोजीशन से निकलेगा तो ये कार्बेनाइन बनेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब आप खुद बताइए, जो बीच का स्टेप है इसका, ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, और ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये टर्सेरी कार्बेनाइन है और ये सेकेंडरी कार्बेनाइन है, ये टर्सेरी कार्बेनाइन है। और आपको पता है कि टर्सेरी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम और सेकेंडरी की ज्यादा। तो सवाल इसे पूछ रहा है, बताओ कौन कार्बेनाइन, कौन न्यूक्लियोफाइल इसमें बनेगा, किसके थ्रू रिएक्शन ये ज्यादा जाएगा और मोर प्रोडक्ट किसके थ्रू बन रहे होंगे। तो इसमें यही करेक्ट हो रहा होगा, इसमें ढूंढ लीजिए चारों में कौन सा करेक्ट हो रहा होगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कह रहे द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, कोलिन और सल्फर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सिलिकॉन है चौथे ग्रुप का या 14th ग्रुप का, ये फास्फोरस है, इसी बगल में सल्फर है और इसी बगल में कोलिन है। अगर आप इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3s2 और 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 और 3p5, ओके। ध्यान से अगर आप यहां देखें बेटा, तो इन चारों में सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस का होगा और फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन और सल्फर की, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। और फिर जब आप लेफ्ट से राइट इधर चल रहे होगे तो ये बढ़ रहा होगा। स्पष्ट, क्लियर? तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये कोलिन है। यही तो ऑर्डर निकल करके हमारा आ रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं डेटा। तो इन चारों में सबसे ज्यादा किस 1256 है, तो 1256 इसका होगा, ठीक है। और सबसे मिनिमम कौन सा है, 786, तो 786 इनका निकल करके आएगा, ठीक है। उसके बाद 786 से ज्यादा कौन होगा, 786 से ज्यादा कौन होगा भैया, सल्फर का,
तो इसका होगा 999 और सबसे ज्यादा किसका निकल करके आ रहा होगा 1012। ये वैल्यूज निकल करके आ रहे होंगे। अब इसमें कह रहे साहब पहले किसको दिए सिलिकॉन को, सिलिकॉन का कितना होगा 786, ढूंढिए कहीं 786 है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। फिर फास्फोरस का दिए 1256, ये इसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का, और फास्फोरस के बाद कोलिन, फिर उसके बाद सल्फर का। तो सिलिकॉन हुआ 786, उसके बाद फास्फोरस हुआ 1256। 1256 इसमें कहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो 786, अच्छा इस पे सीक्वेंस अलग दिए बेटा, सिलिकॉन फिर फास्फोरस फिर कोलिन और फिर सल्फर का दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर देखिए निकल करके आएगा, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस का, और फास्फोरस से ज्यादा कोलिन का निकल करके आ रहा होगा, अगर आप इसमें देखें उठा करके तो, ठीक है। तो सल्फर का हो जाएगा 999, ठीक है, और सिलिकॉन का हो जाएगा 786। इसमें पहले सिलिकॉन का दिए हैं, सिलिकॉन हो जाएगा 786 और सल्फर का हो जाएगा 999। इसमें 786 999 कोई है, सबसे कम 786, सबसे ज्यादा 999। यस, यही वाला देखिए निकल करके आ रहा है। यहां पर ये 786 दिए हैं और ये 999 दिए हैं। अब पी और सीएल में अगर देखा जाए तो सीएल का सबसे ज्यादा होगा, सीएल का 1012 नहीं होगा, इसका 1256 होगा, ये हम गलत लगाए हैं, और इसका होगा 1012, गलत लगा था ना बेटा ये, तो इसका हो जाएगा 1012, इसका हो जाएगा 1256, क्योंकि सीएल का बेटा सबसे ज्यादा निकल करके आ रहा होगा ना, क्योंकि सीएल बिल्कुल लास्ट में है, इसके 2 स्टेप के आगे है, क्योंकि जिसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है वो अपने अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा रख रहा होता, ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसका कम हो जाता अगल बगल वाले से अपना, क्लियर। तो इसमें निकल करके आएगा 1012 फास्फोरस का, 1256 कोलिन का आएगा और 999 सल्फर का। इसमें अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आइए जरा भैया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल ऑफ आर्गन और 52 ग्राम ऑफ हीलियम, क्लियर। यहां पर अगर आप देखें मोल्स का रेशियो निकालना है, n इक्वल टू होता है n डैश अपान Na, तो n किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n के, तो n ऑफ आर्गन अपान n ऑफ हीलियम इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ आर्गन अपान मोल्स ऑफ हीलियम। आर्गन का मोल दिए हैं 52 और हीलियम का हमें ग्राम दे दिए मास, तो हो जाएगा 52 अपान इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो निकल कितना आ जाएगा 4/1, तो निकल करके सीधे आ जाएगा नंबर ऑफ आर्गन इज टू नंबर ऑफ हीलियम इक्वल टू होगा 4:1। चेक कर लीजिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा होगा, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आइए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहे साहब 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कितना ml CO2, 20 ml CO2 और 30 ml वाटर। हमें नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, हम मान ले रहे हैं CXHY है। इनको जब आप कंबस्ट कराओगे तो कार्बन अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और अगर हाइड्रोजन है तो वो वाटर बनाता है। जब आप इसको कंबस्ट करोगे और कंबस्शन इक्वेशन आप इनका लिखोगे, ये होगा x + y/4, ये होगा x CO2 और ये हो जाएगा y/2 H2O, और ये यहां पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों गैस तो हैं, तो आप पहले से जान रहे हैं, क्लियर। यहां पर कह रहे साहब हम इसका अगर हम एक वॉल्यूम लें तो इसका बनेगा x वॉल्यूम और इसका बनेगा y/2 वॉल्यूम, क्लियर। हम इनका 10 ml लिए तो ये बनेगा 10x, ये बनेगा y/2 × 10। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो जो CO2 का वॉल्यूम
निकल कर क्या रहा हो, कितना है 20 ml, यानी कि 10x इक्वल टू 20 के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और यहां पर y/2 इंटू 10, ये पूरा कितना बन रहा भैया, ये 30 ml, तो हो जाएगा 30 के, तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6। अब फार्मूला जरा सेट कर लीजिए, CXHY में अगर x इक्वल टू 2 हो और y इक्वल टू 6 हो तो फार्मूला होगा C2H6। बिल्कुल इजी सवाल, इजी मेथड लगाने का, और ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में जरा आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेटिंग हुंड्स रूल, कौन हुंड्स रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। हुंड्स रूल क्या कहता है, कहता है भैया डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल सिंगल जाएंगे, यानी कि पहले अनपेयरिंग होगी, तब उसके बाद पेयरिंग होगी, और वह भी जब पेयरिंग होगा तो स्पिन सेम नहीं होगा। एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होगी, स्पिन क्या होगा, अपोजिट स्पिन के साथ ही चलेंगे। हालांकि आप पाउलीस और हुंड्स तीनों नियमों का हम पालन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराते हैं ऑर्बिटल के अंदर। तो अब जरा आप यहां देखें, क्या एक एक इलेक्ट्रॉन हम यहां फिल कर रहे हैं, तो क्या ये सही रूल हुंड्स को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें तो इसकी एनर्जी कम, इसको पहले भरना चाहिए था, तब इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भरा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, स्पष्ट, तो ये गलत हो गया, हुंड्स रूल को वायलेट कर रहा है। यहां देखिए भर तो गए, अब यहां देखिए यहां भर दिए, उसके बाद फिर यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में लगा दिए, जबकि इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ देखिए स्पिन क्या सेम है, नहीं साहब स्पिन सेम नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे हुंड्स रूल को वायलेट कर रहे हैं। क्लियर। 11th क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, कौन इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन को नहीं शो कर रहा होगा। पहली कंडीशन कि कैनिजारो रिएक्शन कौन दे रहा होगा, कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा H एब्सेंट होता है। तो देखिए यहां अल्फा H नहीं है, यहां अल्फा H नहीं है, यहां अल्फा H नहीं है, ये सब देंगे, लेकिन यहां देखिए अल्फा H मौजूद है। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, नहीं साहब नहीं देगा, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाएं, कह रहे स्टेटमेंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। कह रहे हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहां देखिए क्या हो रहा होगा, चिलेशन हो रहा होगा, चिलेशन बेटा, और चिलेशन से जब आप बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। और वो कह रहे हैं साहब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है, नहीं साहब इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एसोसिएशन पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो यहां एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, और यहां चिलेशन हो रहा है। एसोसिएशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और चिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो स्टेटमेंट पहला तो रॉन्ग हो गया बेटा। दूसरी स्टेटमेंट में आ जाएं, कह रहे साहब अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत। अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है, स्पष्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। इसमें ढूंढिए सारे फॉल्स वाले कौन से हैं, यस यही वाले हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो फॉल्स। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसमें किसकी होगी, ये देखना, यहां से ये भी धकेल रहे होंगे, ये भी धकेल रहे होंगे, बल्कियर ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस कास्ट कर रहा होगा, ढकेल करके इस यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहे होंगे।
और अगर आप यहां का देखें तो यहां का लोन पेयर देखिए एक्स वाई और जेड, यहां पर क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस। तो इसका लोन पेयर बेटा क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से अब इसका लोन पेयर इजीली बाहर निकल नहीं पाएगा, ये मोह माया में फंस गए हैं। क्या इसका लोन पेयर इसके कंपैरिजन में आसानी से निकल सकता है? यस। अगर आप यहां देखें तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड भी क्लियर हो रहे हैं, लेकिन इधर से ढकेल रहा होगा और इधर से ये खींच रहा होगा। इधर प्लस आई इफेक्ट लग रहा और इधर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। इनमें दोनों में प्लस आई लग रहे हैं और प्लस आई लग रहे हैं, तो प्लस आई वाले का जो पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा होगा, और इसमें एक प्लस आई एक माइनस आई है, कम होगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका लोन पेयर मोह माया में फंस गया है, बाहर निकल नहीं सकता आसानी से बेटा। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें लल्ला, तो सबसे ज्यादा होगा ए का, और फिर उसके बाद आएगा जेड का, नहीं एक्स का, फिर उसके बाद आएगा जेड का, और तब उसके बाद आएगा वाई का। तो देखिए एक्स जेड वाई, कोई ऑप्शन सही हो रहा है? यस, ये है एक्स जेड वाई। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। कह रहे एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड विल बी, कौन सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा? ध्यान से आप देखें, इसमें किसी में चिलेटिंग लिगेंड लगा है? यस, इस वाले में लगा है ऑक्सिलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है, और चिलेशन से स्टेबिलिटी इनहांस करती है, इंक्रीज करती है कॉम्प्लेक्स की। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 का मिक्सचर इधर है और लिस्ट 2 के प्यूरिफिकेशन के प्रोसेसेस इधर दिए गए हैं। इसमें कह रहे साहब बताओ क्लोरोफार्म और एनिलीन को हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो क्लोरोफार्म और एनिलीन को हम डिस्टिलेशन विधि द्वारा अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 61 डिग्री के आसपास होता है, और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 185 डिग्री के आसपास होता है। अगली बात, तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत तगड़ा अंतर है। इन्हें हम सिंपल डिस्टिलेशन विधि द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां अगर आप देखें बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन को, बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन को अगर आप देखें तो जब आप इनको एक सुइटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, क्लियर, तो ये डिसॉल्व होंगे, और जब आप इन्हें ठंडा करना शुरू करेंगे तो बेंजोइक एसिड पहले क्रिस्टलाइज होगा इन कंपैरिजन टू नेप्थलीन के। ओके, तो हम इसको किस मेथड से रिलीज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन विधि द्वारा। वाटर और एनिलीन, वाटर और ये एनिलीन जब मिक्स्ड होते हैं तो जब ये वेपराइज होते हैं तो वेपर के साथ एनिलीन भी उड़ करके बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर जब निकल करके आएंगे तो भाप में तो मिक्स हो जाएगा। वेपर फेज में एनिलीन वाटर के वेपर के साथ तो मिक्स हो सकता है, लेकिन जब आप लिक्विफाई करोगे तो पानी में एनिलीन मिक्स नहीं होगा। इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि इन्हें हम किससे अलग कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड में अगर आप नेप्थलीन को देखें तो ये वोलाटाइल है, सब्लिमेट होता है। क्या ये सब्लिमेट होता है? नहीं साहब, नहीं होता। तो हम इसे किस तकनीक के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? सब्लिमेशन विधि द्वारा। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए, जो भी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा होगा टिक लगा लीजिएगा। कह रहे 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 10 की पावर -7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसन हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, कह रहे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इच। ठीक है, अगर 1 लीटर में एच आयन 10 की पावर -7 मोलर है तो कंसंट्रेशन एच आयन का कितना हो गया? 10 की पावर -7 मोलर। ठीक है, हमसे कह रहे साहब बताओ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो जब आप H2O को तोड़ोगे तो ये H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। हमें इस H आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है, तो जब आप H आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे तो C इंटू क्या होगा? अल्फा के। कंसंट्रेशन इसका H आयन का 10 की पावर -7 मोलर है, और वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है 55.55 इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा। जब आप अल्फा निकालोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -7 अपॉन 55.55। इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो इसको बल्कि आप यहां पर 10 की पावर -9 ले सकते हैं। 55.55 ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -9। ये होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर का। तो आप यहां जान लें
अल्फा ऑफ वाटर कितना होगा 1.8 इंटू 10⁻⁹। हमसे क्या पूछा गया है? परसेंट डिसोसिएशन देखिए दिया गया, परसेंट लगा है ना बेटा, तो जब आप परसेंट डिसोसिएशन निकालेंगे, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ वाटर का, तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100 ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷। स्पष्ट? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड विल बी। अब जरा ध्यान दें, फार्मूला जो आप पढ़ते हैं Q/F इक्वल टू N इंटू एक्स के, या कह सकते हैं Q/F इक्वल टू वॉल्यूम एट NTP अपॉन 22.4 इंटू एक्स। यही फार्मूला हम लगाने चल रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 4 मोल, और 1 फैराडे जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की होता है। यही हो जाएगा वॉल्यूम एट वॉल्यूम ऑफ H2 ले रहे हैं अपॉन 22.4, और H2 का भाई जब आप H2O को तोड़ोगे तो यही H2 में और O2 में जाएंगे, 2 ही तो गैस जनरेट कर रहे होंगे, तो H2 और इसका X कितना होगा? 2, इसका X हो जाएगा 2। यहां से आप इसको उड़ाइए तो हो जाएगा 2 से 2 कटा 4, तो वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू हो जाएगा 44 अगर आप यहां से इसको काट दें तो 2 से 2 दूना 4 हुआ, 44.8 लीटर, ठीक है। और यहीं पर अगर आप 4/1 वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.4, और O2 का जो X होता है वो 4 यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल। तो जब आप O2 का वॉल्यूम निकालेंगे तो हो जाएगा 22.4 लीटर। दोनों को आप जोड़ दें, टोटल वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 ये हो जाएगा यहां पर ये है 44.8 और प्लस 22.4 तो आ जाएगा 67.2 लीटर के। इसमें ढूंढिए कोई है 67.2 लीटर? यस, सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ लंदन फोर्स। लंदन फोर्स वंडरवाल्स फोर्स है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का लगने वाला जो फोर्स है लंदन फोर्स कहलाता है, या उसी को डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनके बीच की दूरी के पावर के 10 की पावर मतलब दूरी के पावर के 6 के बराबर होती है। और जब आप इन्हीं को आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आर्क पावर -6 हो जाएगा। तो कह रहे साहब बताओ जो पावर x है यही x बताना है, तो पावर कितना हो जाएगा? -6। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? आप यहां देखना, जब आप KCl का लेते हैं तो ऐसे जाता है, एसिटिक एसिड लेते हैं तो आप देखिए ऐसे जाता है। इसका देखिए मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बेटा है, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। वो कह रहे साहब KCl का ज्यादा, एसिटिक एसिड का कम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। दूसरा कह रहे साहब मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। गलत, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये ठीक है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन देखिए घटा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वो कह रहे साहब मोलर कंडक्टिविटी घटेगा कंसंट्रेशन घटाने पर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो ए और आर दोनों गलत है, इसमें ढूंढिए। बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपके सामने दे दिया गया है, इसका Kc/Kp बताना है, ठीक है। पहले तो आप यहां n देखें, N2 कितना है? 3 2 5, और यहां N1 कितना है? 2 और 1 3, ठीक है। तो जब आप इसका डेल्टा n निकालोगे तो हो जाएगा 5 - 3 निकल के आ जाएगा 2। और सबको ये बात पता है कि Kp = Kc
RT का पावर डेल्टा N के, तो हो जाएगा KC अपान KP इक्वल टू 1 अपान RT का पावर डेल्टा N, और 1 अपान RT का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, एकदम पूरा इजी सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे साहब H2SO4 के साथ इनका रिएक्शन करा रहे हैं। H2SO4 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहीं से OH हटाएगा ये, और यहां देखना जरा ध्यान से भैया, ये जो कंपाउंड लेकर के सिंपली चल रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें बेटा, तो इसमें अगर आप यहां देखें तो यहीं से बांड टूटेगा ही, तो अगर आप यहां से बांड तोड़ोगे तो देखना ये कार्बोनियम आयन ये बना, ठीक है। यहां पे डबल बांड लगा हुआ है भाई, ये गड़बड़ कर दिए हैं, यहां पर भी बांड लगा, यहां पर भी बांड लगे, यहां पर भी बांड लगे, यहां पर भी बांड लगे, सही कर लीजिएगा। अब इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बांड यहां से टूटा, तो बांड यहां से टूटेगा बेटा, OH निकल के आएगा, तो यहां कार्बोनियम आयन बना। ये अपने आप को और स्टेबलाइज भी कर सकता है बेटा, क्योंकि यहां पे टर्सेरी बन रहा है, और जब यही कार्बोनियम आयन यहां आएगा तो देखिए XYZ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है, तो कार्बोनियम आयन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। जब ये बनेगा तो देखिए इसका प्रोडक्ट तब ये बन करके आएगा, क्योंकि इधर से H निकालेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब यहां से जाएगा तो ये देखिए ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये बन सकता है, दूसरा इसका एक प्रोडक्ट और बन सकते हैं। तो अगर पूछता है इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ये स्पष्ट, तो इसमें 1 2 और ये 3, जिसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन करके आएगा बेटा। स्पष्ट हुई बातें? तो कहने का मतलब ये कार्बोनियम आयन और ये कार्बोनियम आयन दोनों बनेंगे, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये भी देखिए बनेगा, ये भी बन रहा होगा, इसमें आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? 22 नंबर पे देखें, कह रहे व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, कह रहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +2, गलत। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनॉइड्स का होता है वो +3 होता है। क्लियर? HCl कैन बी यूज्ड टू एसिडिफाई KMnO4 ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, गलत। अगर हम HCl से एसिडिफाई करेंगे KMnO4 को, तो KMnO4 क्या करेगा, HCl को पहले ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी न किसी स्पीसीज को हम ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, प्लस HCl को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि HCl यहां पर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मीडियम हम एसिडिफाई कर रहे थे, तो हम HCl ना लेकर के KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं बेटा। इट्स क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि रीडिंग हमारा खराब हो जाएगा, टाइट्रेशन में सही वैल्यू नहीं आएगी। कह रहे साहब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑरेंज डाइक्रोमेट सोल्यूशन चेंज टू येलो क्रोमेट, गलत। डाइक्रोमेट आयन जो होता है ये क्रोमेट आयन में जाते हैं, लेकिन कब, जब मीडियम बेसिक होता है तब, और जब मीडियम एसिडिक होता है तब ये बैक हो जाते हैं। ये ऑरेंज होता है और ये येलो होता है। आप कह रहे हैं साहब हम इसमें CO2 डाल रहे हैं, तो CO2 क्या है, एक्वस मीडियम में एसिड बनाएगा, तो मीडियम एसिडिक ही रहेगा, तो ऑरेंज के ऑरेंज ही रह जाएगा, येलो नहीं हो पाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत बेटा। चौथा देख लीजिए साहब, टू सेपरेट फेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH कैन बी यूज्ड, यस। जब आप Al2O3 में NaOH डालेंगे और Fe2O3 में NaOH डालेंगे, या कह सकते हैं कि दोनों ही अगर एक मिक्सचर में मौजूद हो तो NaOH इससे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन NaOH इससे रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, और ये बनाएगा क्या, NaAlO2, साथ में H2O बन रहे होंगे बेटा ये।
NaAlO2 यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। स्पष्ट? इसे बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये कैसा होगा? साल्बिल होगा। तो जब NaOH और फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर में हम NaOH डालते हैं तो Al2O3 हमारा सॉल्युबलाइज हो जाता है और ये एज इट इज इंटैक्ट पड़े रह जाते हैं। ये मेथड हम बेयर्स प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, बेयर्स प्रोसेस में। स्पष्ट ही बातें? तो आप इस तरह से रिएक्शन को देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नहीं ए बी और डी तीनों सही हैं और ए बी और डी तीनों जो हैं करेक्ट हैं। नहीं इनकरेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट है बेटा, ठीक है। और ये भी एक मिनट, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट पूछा गया है ना, करेक्ट कौन सा होगा? तो करेक्ट इसमें बेटा डी होगा। वेरी वेरी सॉरी, इसमें डी करेक्ट होगा। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और यही वाला करेक्ट होगा। तो इसमें आंसर डी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, फिफ्थ ऑर्बिट का पहले तो आप जान लें कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH अपान क्या होता है? 2 पाई के, और n क्या है? 5 h अपान 2 पाई। 2 से आप काट लीजिए, 2.5 h अपान पाई। फार्मूला जिनको याद रहा होगा वो इसको लगा देंगे उठा करके बेटा। स्पष्ट? अगला देखें, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1? तो हो जाता है 2l प्लस 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला। तो 2 इंटू एल कितना हो जाएगा? 2 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 5। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट? ठीक है, कह रहे साहब कौन इसमें इनकरेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट भैया देखिए, कह रहे HOCl, HOClO2, HClO3, HClO4 ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर डेरिवेटिव किससे होता है? SRP के। सबसे ज्यादा SRP होता है HOCl का, उससे कम होता है HClO2 का। ये एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा। जबकि नियम से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, इस वाले ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शनल वाला केस दिया गया ताकि आप सवाल गलत करें, और गलत नहीं करेंगे आप क्योंकि आप पढ़े हैं अच्छे से। ये इलेक्ट्रॉन फेंटिक ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। Cl का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम, ब्रोमीन का और आयोडीन का। लेकिन याद रखिए ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन यहां ना होकर के यहां आता है, तो सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन का और फिर आता है फ्लोरीन का, तब होता है आयोडीन का। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। और यहां देखिए ऑर्डर गलत लिखा गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन को लास्ट में लिखा गया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। जबकि ये HF, HCl, HBr और HI एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। इसमें सी क्या है? इनकरेक्ट। तो पूछ रहे हैं साहब बताइए इसमें इनकरेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा? स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहे व्हिच इज करेक्ट, व्हिच इज करेक्ट प्रोसेस। कह रहे कौन करेक्ट है? टाइटेनियम H2O6Cl3 को अगर हम हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करोगे तो TiCl4 बना लेगा और ये H2O में जाएंगे भैया। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इनको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये अपना कलर खत्म कर लेंगे, कलरलेस हो जाएंगे। हीट करने पर, हीट करने पर ये कलरलेस हो जाते हैं। क्यों कलरलेस हो जाते हैं? क्योंकि इनका लिगेंड निकल के बाहर भाग जाता है, H2O उड़ जाता है निकल करके। स्पष्ट? तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ये है, यहां कह रहे हैं साहब कलर इज इंटेंसिफाई, यानी कलर और इंटेंस्ड हो जाता है और तीव्रता इसकी कलर की बढ़ जाती है। ये तो गलत है, ये इनकरेक्ट हुआ।
और यहां देखिए कॉपर सल्फेट है। अगर आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन KCN से कराते हैं बेटा तो ये बनता है K3CuCN4। यहां पर +1 ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ रहा है, +2। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। KMnO4 रिएक्ट विद HF, जब HF के साथ ये रिएक्शन करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो MnF6 इज फॉर्म्ड। ठीक है, कह रहे हैं MnF6 इज फॉर्म्ड। अगर आप यहां ध्यान से देखें, KMnO4 जब HF से रिएक्शन करता है तो ये MnF6 नहीं बनता बेटा, Mn2O7 का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सी वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। और जब आप K2MnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो ये KMnO4 और MnO2 में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। यही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, रिएक्शन सारे क्लास में पढ़ाए गए हैं। क्लियर। अगला देखें, कर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इसमें देखें, अगर आप ये देखना, इधर से भी रेजोनेंस करेगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेक्ड रेजोनेंस। और यहां देखिए, इधर से चालू है, इधर चालू है, इधर चालू है और इधर निकल गए सीधे, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। तो इनमें अगर आप देखें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इनमें देखें तो XYZ 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 खाली यही रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस में इधर इन्वॉल्व। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो निकल करके आ रही है किसकी आ रही होगी, C की। और यहां देखिए यहीं तक जा रहे होंगे, ऊपर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे देखें, एक अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होता है ना, नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन सल्फोनेशन। ये डायरेक्ट पोस्टर किसके होगा बेटा, ये +M और इन्वर्सिबल किसके होगा, -M पावर के, अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, या कह सकते हैं ऐसे, एक्टिवेटिंग ग्रुप लिंक्ड विद बेंजीन, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया। ये सबको पता होना चाहिए और पता ही होगा। अब आप इसमें देखें, जो सबसे ज्यादा +M पावर रख रहा होगा, देखिए मेस्टाइलिन है, ये है मेस्टाइलिन। ये C वाला हुआ, C का होगा सबसे ज्यादा। इसमें ढूंढिए किसी में C का सबसे ज्यादा है, इसका है। और सबसे कम किसका होगा, नाइट्रोबेंजीन का। ये देखना, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन से ज्यादा किसका होगा, ब्रोमोबेंजीन का। ये देखना, ब्रोमोबेंजीन का, ये हो गया B। उससे ज्यादा किसका निकल कर क्या आ रहा होगा भैया, बेंजीन का, ये हो गया E। और उससे ज्यादा किसका निकल कर क्या आ रहा होगा, पैराजाइलिन का। 2-2 +M ग्रुप लगे हैं और इसमें 3-3 +M ग्रुप लगे, देखिए ऑर्डर ही निकल करके आएगा। तो D, B, E और A और ये हो जाएगा C, यही ऑर्डर निकल कर आ रहा होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कीटल। इसमें कीटल बेटा पहला करेक्ट हो रहा होगा, इसमें पहला कीटल होगा। स्पष्ट। क्यों कीटल पहला होगा, देखिए कीटोन यही तो है ना। जब हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, अल्कोहल से कराते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल इसमें से करता क्या है भैया, ये देखना जरा ध्यान से।
इसके 2 मोल अल्कोहल रिएक्शन करता है 1 मोल कीटोन से एसिडिक मीडियम में, तभी कीटल बनेगा। तो यहां से O और यहां से H निकलेगा, तो कंपाउंड बनेगा क्या, CH3C, CH3, ये OR OR, इसी को चाहे आप ऐसे कह सकते हैं। यानी जिस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप इधर लगे हों और 2 O लगे हों, यानी कि जेम एल्काक्सी ग्रुप, जेम डाई एल्काक्सी ग्रुप अगर लगे हों, ठीक है, और इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे हों। देखिए इसी कार्बन से क्या है, एक एल्किल ग्रुप ये, एक एल्किल ग्रुप ये है। यहाँ देखिए OR OR, यही बेटा क्या होगा, कीटल बन करके आ रहा होगा। क्लियर बात। कीटल की पूरी अपनी मैकेनिज्म होती है, लंबी सी पूरी मैकेनिज्म है। पहले 1 मोल अल्कोहल रिएक्शन करता है, फिर दूसरा मोल अल्कोहल रिएक्शन करता है, अगर मीडियम एसिडिक होता है तब, अगर नहीं है तो ये हेमी कीटल बनता है, यानी एक ही मोल तब रिएक्शन करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड जब करता है अल्कोहल से 1 मोल तो हेमी एसिटल, जब 2 मोल तो एसिटल बन करके आते हैं। और 2 मोल तब रिएक्शन करते हैं जब मीडियम एसिडिक होता है, और 1 मोल तब करते हैं जब रिएक्शन बेसिक होता है। पूरी इसकी मैकेनिज्म है बेटा, याद रखिए इसको। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो हमसे आकर के बाहर पूछ भी सकते हैं बेटा। आइए, कर द स्ट्रक्चर बिलो आर, ये जो स्ट्रक्चर्स नीचे दिए गए हैं ये कौन से आइसोमर हैं, तो पहले जरा इनको खोलिए। CH3 है, ठीक है, इसके पीछे देखिए CH3 लगा हुआ है, और इसी से देखिए ये पहले वाले से CH3 लगा हुआ है। यानी इस कंपाउंड को अगर हम ऐसे देखें तो ये CH3 CH3 इस कंपाउंड को आप ऐसे बना सकते हैं। और अगर इस कंपाउंड को आप देखें, ये कंपाउंड देखिए कैसे बना है, इस कंपाउंड देखिए कैसे बना है, ये हो गया CH3, यहां देखना CH2 है, और इसके पीछे देखिए CH2 लगा होगा, और फिर यहां पे क्या लगा है, CH3 है। तो आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन का चयन हो गया, और देखना 1 2 3 कार्बन का ये चयन है। तो ये और ये हैं तो दोनों आइसोमर एक दूसरे के, लेकिन यहाँ चयन चेंज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के चयन आइसोमर हुए। और चयन आइसोमर कौन सा आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। स्पष्ट, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं होंगे। अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर होते तो सिर्फ यही बदल रहा होता बेटा, यही चेंज हो रहा होता। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सीधे CH3 देखिए आगे 2 लगे हैं, यहाँ देखिए आगे CH3 कितने लगे हैं, एक एक खाली लगा और निकाल के पीछे लगा दिया गया। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है बेटा, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कब जनरेट होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स जहां होते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मल्टीपल बॉन्ड पर ये इफेक्ट जनरेट होता है। और बाहर से कोई एक्सटर्नल रिएजेंट जब आता है तब इफेक्ट उत्पन्न होता है। अगर बाहर का एक्सटर्नल रिएजेंट बाहर ही रहे, अंदर आए ही ना, सिस्टम के पास ही ना आए, तो जो इफेक्ट है वो फिर खत्म हो जाता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब बाहर से सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से इफेक्ट जब जनरेट होगा, देखिए बॉन्ड टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव आकर के यहीं पर लग गया ये, तो ये प्लस ई इफेक्ट हुआ। अगर बाहरी रिएजेंट माइनस होता तो माइनस ई इफेक्ट जनरेट होता। क्लियर। अब जरा इस चीज को ध्यान से आप देखें, हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ढेर सारे, उन स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है, ये देखना थोड़ा, तब तक कलर वलर सही कर लें भैया। आइए, कह रहे डाई एथिल ईथर शो प्लस माइनस ई इफेक्ट, बोले तो डाई एथिल ईथर जो है ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज नहीं है। इफेक्ट कहां इलेक्ट्रोमेरिक जनरेट होते हैं, जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, होमोजीनियस मल्टीपल बॉन्ड हो या हेट्रोजीनियस मल्टीपल बॉन्ड हो। कह रहे द इफेक्ट इज एन्यूल्ड एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड। एन्यूल्ड मतलब होता है खत्म हो जाना, कैंसिल्ड हो जाना। कह रहे हैं कि ये इफेक्ट खत्म हो जाता है जब अटैकिंग रिएजेंट को हम क्या कर दें, हटा दें। बिल्कुल करेक्ट।
ये स्टेटमेंट क्या है? सही। क्यों? क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट है? ये टेम्परेरी इफेक्ट है बेटा, टेम्परेरी इफेक्ट। कह रहे द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गलत। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। स्पष्ट ही बातें। कह रहे द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लस ई इफेक्ट। अब जरा बताइए, यहां पर जो इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है ये माइनस ई रिएजेंट की वजह से हो रहा है, निगेटिव रिएजेंट की वजह से हो रहा है। निगेटिव रिएजेंट की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है वो माइनस ई इफेक्ट, और प्लस चार्ज या कह सकते हैं पॉजिटिव रिएजेंट की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ये इफेक्ट जो होगा बेटा ये माइनस ई इफेक्ट है, ना कि ये प्लस ई इफेक्ट है। दिस इज माइनस ई इफेक्ट। तो स्टेटमेंट गलत है, खाली यही एक स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे 100 ml O2 and H2 kept at same temperature and pressure। कह रहे व्हाट इज द ट्रू अबाउट देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, फार्मूला पढ़ते हैं आप PV इक्वल टू nRT के। कह रहे प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। P कांस्टेंट, T कांस्टेंट। स्पष्ट ही बातें। कह रहे हैं व्हाट ट्रू अबाउट देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोल्स के। ठीक है, और दोनों के वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू क्या है? 100 ml। तो जब दोनों के वॉल्यूम सेम हैं तो दोनों के क्या होंगे? मोल्स भी सेम हैं। इफ वॉल्यूम आर सेम देन देयर नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो सेम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अगर मोल निकालते हैं तो नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर होता है, और मोल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? n के। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ H2 के। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट है? यस। चीजें क्लियर, स्पष्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। कह रहे इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट C इज। ध्यान से अगर आप देखें तो अगर हम यहां पर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो निकल के आएगा 4। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 निकल करके आ रहा है बेटा, ध्यान से समझिएगा, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है बेटा। ठीक, अगर ये हाइड्रोकार्बन है, Db अगर 4 निकल करके आ रहा है तो ये हो सकता है कि ये एक बेंजीन रिंग हो, क्योंकि Du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 या 4 से जब ऊपर आने शुरू होते हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक रिंग रखना शुरू कर देते हैं। तो अगर एरोमेटिक रिंग रख रहा है तो देखिए ये कंपाउंड ये हो सकता है, या तो ये कंपाउंड होगा, या हो सकता है कि दो इसमें CH3 ग्रुप लगे हों। तो 2 CH3 ग्रुप इसलिए नहीं लगे होंगे क्योंकि इसमें देखिए जो एल्काइल ग्रुप है एक ही जगह लगे हुए हैं। इसका मतलब कि कंपाउंड यही हो सकता है, नीचे वाला नहीं हो सकता। अगर इस कंपाउंड का हम नाइट्रेशन कराएं तो नाइट्रो ग्रुप इसके कहां कर लगेगा? पैरा पोजीशन पर। तो कंपाउंड देखिए जो A बन रहा है, देखिए ये बन रहा होगा बेटा, ये कंपाउंड बना। ठीक है, अब इनको क्या किया जा रहा है भैया? इनको हीट किया जा रहा है ब्रोमीन के साथ। ओके, तो अगर आप हीट करोगे ब्रोमो के साथ तो या तो H यहां का निकलेगा या H यहां का निकलेगा, ब्रोमीन आकर के यहां लगेगा। यहां चाहे हीट करें
और चाहे लाइट लगाएं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो जो कंपाउंड बी बन रहा होगा, देखिए कंपाउंड बी ये बन रहा होगा, यहां ब्रोमीन लगा, यहां CH3 लगे और यहां नाइट्रो लगे, और ये अल्कोहलिक केवच के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। ये देखना जरा, CH डबल बॉन्ड CH2। ढूंढिए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा। ध्यान से देखें बेटा, थर्मोकेमिकल डेटा दिया गया है, ये डेल्टा एच इसका ये दिए हैं, डेल्टा एच इसका ये दे दिए हैं। कह रहे द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन विल बी। ठीक है, हमसे इंथैल्पी पूछ रहे हैं OH आयन का। आइए भैया सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है, ये देखें जरा, अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन का आप इक्वेशन जब बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, तो होगा डेल्टा एच इक्वल टू, जो डेल्टा एच है यहां देखिए ये प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट होगा, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन, यानी टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। यही तो इक्वेशन बनेगा ना बेटा। यहां डेल्टा एच इसका दिया गया है -57.32 किलो जूल। यहां देखिए इसका ये जीरो दिए हैं, इसका डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन। अगर सबको डेल्टा जी के टर्म में लिखना है, डेल्टा जी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हो जाएगा भैया 0 प्लस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन माइनस, और H2O का देखिए फॉर्मेशन का यहां दिया गया है, कितना दिया गया है -286.20 -286.20 किलो जूल। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। तो जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन निकालेंगे, डेल्टा HF ऑफ OH आयन ये निकल करके आएगा -228.88 किलो जूल। स्पष्ट। इसमें आंसर देखिए ये करेक्ट होकर के आएगा 228.88 किलो जूल। यही तो निकालना है, आराम से आप निकाल ले जाओगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्लियर। ऐसे सवाल पर टिक लगा लीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विद अमोनिया, ठीक है, गिव्स बी, ऑन हीटिंग बी गिव्स सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव दिस कंपाउंड। यानी कि ये बन रहा है CH3CH2NH2, और इसको बनाने के लिए इन्होंने ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराया। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन उसी का एक प्रोडक्ट है। तो जो इसका रिएक्टेंट रहा होगा उसमें एक कार्बन ज्यादा रहे होंगे और वो कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा, तो कंपाउंड ये रहा होगा CH3CH2CO NH2। ये कंपाउंड हमारा कौन सा है, C। ठीक है, और यहां पर क्या किए हैं, ये KOH और ब्रोमीन से रिएक्शन कराए हैं। और C कैसे बना है, हीट करके बना है। ठीक है, किसके हीट करने से बना है, जब अमोनिया का रिएक्शन कराया गया रहा होगा। तो कंपाउंड देखिए ये रहा होगा CH3CH2COONH4। ये कंपाउंड है B। और ये कैसे बना होगा, जब अमोनिया से आप रिएक्शन कराए होंगे और ये कंपाउंड रहा होगा CH3CH2COOH। ये कंपाउंड कौन सा था, A। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ABC में से हमसे कह रहे हैं कि बताओ कंपाउंड A कौन सा रहा होगा। तो कंपाउंड A हमारा क्या था, प्रोपेनोइक एसिड। ढूंढिए इसमें कहीं प्रोपेनोइक एसिड है, यस यही है प्रोपेनोइक एसिड। स्पष्ट।
क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहे द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर 10 to the power 16 dot e के पावर माइनस 2000 अपॉन t, 10 to the power 15 dot e के पावर माइनस 1000 अपॉन t रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2 के। स्पष्ट? तो सबको ये बात पता है कि K इक्वल टू होता है ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही तो होता है वो टेम्परेचर जिस पर K1 K2 बराबर होगा। तो जो K1 वैल्यू है ये दिया गया है, तो यहां पे होगा K1 इक्वल टू किसके? K2 के। और K1 कितना दिया गया है? 10 की पावर 16 डॉट ई का पावर माइनस 2000 अपॉन टी इक्वल टू 10 की पावर 15 डॉट ई का पावर माइनस 1000 अपॉन टी। स्पष्ट? अब इसको हम एक तरफ कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा। इसको हम इस तरफ जब ले जाएंगे तो 10 की पावर ई का पावर माइनस 1000 अपॉन टी अपॉन ये इधर जाएगा ई के पावर माइनस 2000 अपॉन टी इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा 10 की पावर 16 अपॉन 10 की पावर 15। ओके, सॉल्व करिए जरा इनको। हम इस तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा ई का पावर 1000 अपॉन टी इक्वल टू 10। यही तो हुआ, बोले ऊपर चला जाएगा। दोनों तरफ हम लॉग बेस ई ले लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग बेस ई का पावर 1000 अपॉन टी इक्वल टू लॉग बेस ई 10। इसको जरा सॉल्व करिए। 1000 अपॉन टी लॉग ई बेस ई इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसको जरा और आगे ले आइए, ये हो जाएगा 1000 अपॉन टी इक्वल टू, इसको खोल लीजिए, ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 और 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो जब आप टी निकालोगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन 2.303, इतना केल्विन। स्पष्ट? पूरा एक तरफ से आपके सामने कैलकुलेशन लगा हुआ है, कुछ है ही नहीं मेरे लाल इसमें। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, असाइंड कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली इच। क्या क्या इसमें हो सकता है ये देखना है। सबसे हल्का हुआ 1 नंबर, उससे भारी 2 नंबर, उससे भारी 3 नंबर और सब पे भारी 4 नंबर। स्पष्ट? 1 नंबर हमारा हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल में। जब हॉरिजॉन्टल में सबसे हल्का वाला लाइटेस्ट ग्रुप होता है तो हम रूट कौन सा फॉलो करते हैं? 2 3 4। देखना 2 3 4, यानी ये कौन सा फॉर्म हुआ? आर। ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुए 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। 1 नंबर फिर देखिए कहां है? हॉरिजॉन्टल में। रूट कौन सा चलेंगे? 2 3 4। देखिए 2 3 4, अभी भी क्या है? क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर आर से बिलोंग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द एडिशन ऑफ टेम्परेचर, जब हम इसमें टेम्परेचर ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, कह रहे टू द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विल कॉज टू द राइट साइड। रिएक्शन कहां भाग रहा है? बाहर की तरफ, मतलब आगे की तरफ। याद करें, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की। ये बात जब पढ़ाया जा रहा था तो इत्मीनान से ली चैटलियर प्रिंसिपल में बताया भी गया है आपको। तो जरा बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है, इट मींस कि रिएक्शन कहां भाग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है भैया? ये एंडोथर्मिक
रिएक्शन है। अगला देखें जरा, कह रहे गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ये सब ई नॉट की वैल्यू दी गई है इनकी, ये और ये, ठीक है। कह रहे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई नॉट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें राइट साइड में फेरस चाहिए, यहां पे लेफ्ट साइड में फेरस, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो जब आप पलटोगे तो हो जाएगा Fe, इसका E1 कितना हो जाएगा भैया 0.44 वोल्ट, और इसमें N1 कितना है 2, ठीक है। इस पहले वाले इक्वेशन का, पहले वाले इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन देखिए, इसमें फेरिक से फेरस में जाना है, तो लेफ्ट साइड में फेरिक है तो इसको एज इट इज जोड़ दे रहे हैं। ये फेरिक हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ले करके ये जा रहे हैं आयरन में, ठीक है। इसका E2 कितना है बेटा -0.036 वोल्ट, और ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पर N2 कितना है इसका 3, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आयरन आयरन क्या हो गया यहां से कैंसिल, ये हुआ फेरिक आयन, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। इसी रिएक्शन का हमको E3 चाहिए। जरा बताइए N3 कितना होगा यहां 1। जब हम 2 इक्वेशन जोड़ के तीसरा निकालते हैं तो इनका डेल्टा G ऐड होता है, क्योंकि डेल्टा G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसे हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। अब अगर आप यहां देखें तो इस टाइप से आप इनको बेटा जब आप जोड़ोगे तो N3 E3 इक्वल टू N1 E1 और प्लस N2 E2 के, क्लियर। हमसे E3 पूछा जा रहा है भैया, N3 जो होगा यहां कितना है 1, N1 कितना है 2, E1 कितना है 0.44 वोल्ट, प्लस N2 कितना है 3 और E2 कितना है -0.036 वोल्ट। यहां से जब आप E3 निकालोगे तो आएगा +0.771 वोल्ट। इसको आप चेक कर लीजिए और तुरंत आंसर टिक लगा दीजिए, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करें अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ, ओके। अब जरा ध्यान से देखें, इनमें अगर आप देखें तो यहां का लोन पेयर निकल सकता है रेजोनेंस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन से ही हो जा रहा होगा। ये रियल पाई इलेक्ट्रॉन है, रिस्ट्रिक्टेड पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां देखना लोन पेयर, यहां देखना लोन पेयर और यहां देखना लोन पेयर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका जो लोन पेयर है वो ये देखना एक्स वाई जेड इनके साथ रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस इनके साथ करने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका लोन पेयर जल्दी निकलेगा नहीं, तो इन चारों में सबसे लोएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ 4th नंबर की होगी। अब इसमें देखिए 4th नंबर कहां है, देखिए तीनों में नीचे है, ठीक है। और इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर यहां sp3 सेंटर से लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, ओके। ये बेंजाइल अमीन है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं एलिफैटिक ग्रुप से जुड़ गया है, ठीक है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ओके, क्योंकि ये ढकेल भी रहा होगा। तो 2 नंबर की सबसे ज्यादा, 4 नंबर की सबसे कम। देखिए इसमें 4 नंबर की सबसे कम, 2 नंबर की सबसे ज्यादा, देखिए यही हो सकते हैं। अब 3 और 1 में अगर आप कंपेयर कर लें तो 3 में और 1 में अगर आप देखें तो इनमें और इनमें सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ तो इसकी हुई 4 नंबर की, इससे जो ज्यादा होगा वो 1 और 3 में अगर आप यहां उठा करके देखें बेटा ध्यान से, क्लियर बात। तो यहां पर आप देखें तो इसके पास यहां कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा है, जबकि यहां पे क्या लगा है माइनस आई इफेक्ट लगा है। तो 1 में और 3 में 3 वाले की कम और 1 वाले की ज्यादा होगी, तो 1 की ज्यादा हुई, 3 की कम हुई और 4 की सबसे कम हुई
और दो नंबर की सबसे ज्यादा हुई। तो ऑर्डर देखिए यही निकल करके आ रहा होगा, 4 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 2, 4 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 1, 1 से ज्यादा 2। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई। करेक्ट कंसंट्रेट H2SO4 यहां लगाया गया, यहीं से बॉन्ड OH हटेगा क्योंकि यहां से क्या रिलीज करेगा? H+, ये जाकर इसकी लोन पेयर को खाएगा, वाटर निकल करके बाहर आएंगे। इंटरमीडिएट देखिए इसमें क्या बन करके आएगा, यही कार्बोकैटायन बन रहा होगा भैया, ये बना। ठीक है, तो अब ये जो कार्बोकैटायन बन करके आए हैं तो ये करेंगे क्या? यहीं से H रिलीज होगा इसका, तो एक ये बन सकता है ट्रांसफार्म और एक ये बन सकता है सिस फार्म। इसका स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रांस वाले का। ये कैसा बनेगा? मेजर। ये कैसा बनेगा? माइनर। स्पष्ट? इसमें ढूंढिए, इसमें कंपाउंड ए विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो कंपाउंड हमारा ए है, यही मेजर प्रोडक्ट बन करके आ रहा होगा। टू प्रिपेयर 3-ethyl pentane 3-ol, the reagents needed are 3-ethyl pentane 3-ol, the reagents needed। अब अगर आप यहां देखें तो जो कंपाउंड हमारा बन रहा है बेटा, देखिए ये है 3-ethyl, 3 पर लग गया एथिल, ये कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड बना कैसे होगा? अब अगर आप यहां से H हटा दें और यहां से एल्किल हटा देते, यहां क्या रहा होगा? डबल बॉन्ड रहे होंगे। स्पष्ट? तो जरा डबल बॉन्ड लगाइए, CH3 CH2 CO, हम यहां से H हटा दे रहे हैं, यहां से एल्किल हटा दे रहे हैं। ठीक है, और इनका रिएक्शन किससे कराया गया होगा? इसी एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, CH3 CH2 MgBr। अब जब ये रिएक्शन करे होंगे बेटा, तो देखिए रिएक्शन ये कैसे किए होंगे। यहीं से बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड यहां से टूटा होगा, निगेटिव यहां क्या है? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल यहां करके लगा और ये इनके साथ आकर के लगे। कंपाउंड देखिए आपके सामने बना कि नहीं बना? यही स्पष्ट? ये देखना क्या बना, 3-ethyl पेंटेन 3-ol। अब ढूंढिए ये कॉम्बिनेशन किस में है? यस, इसी सी वाले में है ये कॉम्बिनेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर व्हेन, कब? K इक्वल टू AE का पावर माइनस EA अपॉन RT के। अगर हम टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दें तो सीधे K इक्वल टू किसके हो जाएगा भैया? A के। यही तो है ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C। स्पष्ट? आगे देखें जरा। अच्छा, एक तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर पर ऐसा होगा और दूसरे एट E इक्वल टू 0 पर K इक्वल टू A के होगा। तो E इक्वल टू 0 इसमें कहीं दिया ही नहीं है, टेम्परेचर 0 दिया है। अगर E 0 देता तो ये करेक्ट हो जाता। स्पष्ट? इसमें आंसर खाली कौन सा करेक्ट होगा? एक खाली करेक्ट होंगे बेटा। क्लियर? ये देखना जरा ध्यान से। तो ये अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN विद एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके प्रपोजल होता है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एट कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें तो हम चेक करते हैं भाई।
सबसे तेज जो रिएक्टिविटी होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, ठीक है। उससे कम जो रिएक्टिविटी होगा भैया, ध्यान दीजिएगा, उससे कम जो रिएक्टिविटी होगा ये एसीटोन का होगा। अभी सब बता रहे हैं हम आपको। उससे कम जो रिएक्टिविटी होगा भाई, एक तरफ देखिए एल्काइल लगा है, एक तरफ फेनिल लगा है, यह है एसिटोफिनोन। और सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगा ये बेंजोफिनोन का होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे बड़ा निकल के आएगा, यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होगा। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके साथ क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा, ये ढकेल के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटा भी रहा होगा। और यहां जो आ रहा होगा सबसे छोटा आ रहा होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी, उससे कम इनकी, उससे कम इनकी, उससे कम इनकी। अब अगर आप यहां देखें तो ये वाला कौन सा कंपाउंड था, ये डी था। उसके ऊपर कौन सा भैया, ये सी था। उसके ऊपर कौन से थे, बी थे। और उसके ऊपर कौन से थे, ए थे। यानी जो ऑर्डर है हम तो डिक्रीजिंग बनाए हैं, इन्होंने इसमें इंक्रीजिंग करा है। यानी कि डी सी बी ए, इसमें कोई है डी सी बी ए, हाँ डी सी बी ए, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड Cr2O3 आर, ये दिया गया है आपको इतना इतना रिस्पेक्टिवली। कह रहे डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें क्या बताना है बेटा, डेल्टा एच, ठीक है। तो जब आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालोगे तो टोटल डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगर आप यहां देखें, ठीक है, तो प्रोडक्ट इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एच एफ ऑफ सी आर प्लस डेल्टा एच एफ ऑफ Al2O3 माइनस डेल्टा एच एफ ऑफ Al प्लस डेल्टा एच एफ ऑफ Cr2O3। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएंगे। डेल्टा एच जब आप यहां से निकालोगे तो Al2O3 की वैल्यू कितनी दी गई लल्ला, -1596। और Cr2O3 की कितनी दी गई बेटा, -1134। जब इसको आप सॉल्व करोगे -462 किलो जूल निकल करके ये आएगा। ये आंसर आपका निकल करके आ रहा होगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएंगे भैया, यही सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 45 क्वेश्चंस ये थे और पेपर वेरी वेरी इजी था। इसमें न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल के भी क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशंस के भी क्वेश्चन थे, थर्मो के भी क्वेश्चंस थे। ऑलमोस्ट हर फील्ड से क्वेश्चंस इसमें डले हुए थे। क्लियर। प्रयास ये करना बेटा, 40 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं, इन्हीं 40 टेस्ट को खूब अच्छे से इनके पेपर को सॉल्व कर डालिएगा। जो क्वेश्चंस इसमें नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार रखिएगा, या तो वैसे या उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।